Presents myself Puspendra Bharadwaj, Assistant Professor, Department of Education, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स के ऊपर। तो इसमें डिस्कस करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इन द previous chapter we learned how quantity demand is related to own price of the commodity। लास्ट चैप्टर हमने डिमांड के ऊपर डिस्कस किया कि कैसे डिमांड और डिमांड के क्या लॉ ऑफ डिमांड कैसे क्या था सब। आज हम इलास्टिसिटी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं। We learned that increase on price of commodity causes extension of demand, while increasing on price of the commodity causes contraction of demand. It is important to note that while discussing the concept of extension and contraction demand, we note the degree of change in quantity of a commodity। जब हमने कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन पढ़ा था हमने तब उसके ऊपर डिग्री चेंजेज, कितनी डिग्री ऑफ चेंजेज इन क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, कितना चेंजेज हो रहा है डिग्री में, इसके ऊपर कोई बात नहीं की थी। तो वी टॉक ओनली टू द डायरेक्शन ऑफ चेंज, डिग्री ऑफ चेंज or the degree of extension and contraction in response to change in the own price of the commodity is the subject matter of elasticity of demand। जो डिग्री ऑफ एक्सचेंज इन क्वांटिटी है वो इलास्टिसिटी का वो मैटर है, सब्जेक्ट मैटर है। In fact, elasticity of demand is measurement of the degree of change in demand in response to a given change in own price of the commodity। However, notable point here is that while measuring the degree of change in demand, we always consider percentage value, not absolute value। Thus, we relate percentage change in quantity demanded to percentage change in own price of the commodity। Accordingly, price elasticity of demand may be defined as a measurement of percentage change in quantity demanded in response to be given percentage change in own price of the commodity। जो प्राइस इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला है निकालने का की बात करें तो उसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज और प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज और प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो ये बात हो गई है अपनी प्राइस इलास्टिसिटी की। अब बात करते हैं मेजरमेंट्स के ऊपर। एक और इलास्टिसिटी है इनकम इलास्टिसिटी, एक होती है क्रॉस इलास्टिसिटी। तो इनकम इलास्टिसिटी की बात करें हम तो इसका जो फॉर्मूला होगा ये इनकम के बेसिस पे प्राइस इलास्टिसिटी बेस रहेगी, प्राइस बेस, और इनकम इलास्टिसिटी बेस रहेगी इनकम के बेस पर। परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, इनकम में कितना चेंजेज हो रहा है ये सब फॉर्मूला है इसका। क्रॉस इलास्टिसिटी परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द वाई कमोडिटी या वाई प्रोडक्ट, ये क्रॉस इलास्टिसिटी होगी। अब आज हम नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ मेथड और ऑफ डिमांड। मेजरमेंट्स कैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं। There are two important methods of measuring price elasticity of demand, but we discuss about 3 to 4 methods of price measurements of price elasticity of method. First is proportionate or percentage method। In this most popular method of measuring price elasticity of demand, under this method elasticity of demand is measured by the ratio of the proportional or percentage change in quantity demanded to the proportional change in price। It's work out as under। देखो elasticity of demand equal to percentage change in demand divided initial proportional change in price। डेल्टा परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, ये इसका फॉर्मूला है प्रोपोर्शनल मेथड का। नेक्स्ट इज आप जब मैं आपको ई नोट्स देखेंगे
ई नोट्स में इसमें कुछ न कुछ एक दो एग्जांपल्स भी मिलेंगे, तो आपको एग्जांपल्स करना कैसे होंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये एक टेबल है, इस बॉक्स में फार्मूलेज दे रखे, उन फार्मूलाज को यूज करके हम उस इलस्ट्रेशंस को, एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज जियोमेट्रिक मेथड। इसे ज्योमेट्रिक मेथड को पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड के नाम से भी जानते हैं। ज्योमेट्रिक मेथड मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट different point on the demand curve. It is also called point method of measuring elasticity of demand. As specified in the syllabus, we are to use this method only with reference to a linear demand curve, which is a straight line demand curve. तो बात है पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड की। इस मेथड का उपयोग तब किया जाता है जब किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस में बहुत माइनर सा चेंज होता है। जैसे कि मैं बात करूँ, एक प्रोडक्ट है, एक कार है, उसकी कीमत है 10 लाख रुपीज़। 10 लाख रुपीज़ में अगर 10 रुपये से इनकम उसकी प्राइस बढ़ जाती है, तब इलास्टिसिटी निकालने के लिए इस फॉर्मूले का उपयोग किया जाएगा। तो इसका फॉर्मूला है लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। तो इसमें Pn divided by PM, PM means lower segment from P divided by upper segment from P। जो भी है पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड में कोई भी पॉइंट, जैसे कि A B C D पॉइंट लिए, तो मैं बात करूँ A और B के ऊपर इलास्टिसिटी निकालनी है, तो इस जो कर्व है A B C D से 5 पॉइंट हो गए, ऊपर से लग रहा है बिल्कुल डिमांड का जो कर्व था डिमांड का, तो हमने देखा बिल्कुल स्ट्रेट था, अपवर्ड से डाउनवर्ड स्लोपिंग था, वो ऊपर से नीचे गिरते हुए था लेफ़्ट से राइट की साइड में, तो स्ट्रेट लाइन में था। तो सबसे ऊपर ए पॉइंट है, बी फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, ऐसे बॉटम पे ई है। तो मैं बात करूँ ए और ई पॉइंट पर, तो मैं लोअर सेगमेंट की बात करूँ, तो ए और ई पॉइंट पे बात करूँ तो ए से लेके ई तक तो ले लिया अपर। लोअर सेगमेंट, अपर सेगमेंट क्या है, कुछ भी नहीं, तो जीरो। तो यहाँ जो इलास्टिसिटी आएगी वो आएगी इनफाइनाइट। कोई भी चीज़ में हम जीरो का से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आता है। अब नेक्स्ट बात करें हम इलास्टिसिटी ऑफ बी पॉइंट की, तो बी पॉइंट से लेके ई तक है बी ई, लोअर सेगमेंट तो बी ई है और अपर सेगमेंट बी ए है ना ऊपर, इससे तो ये इसमें ग्रेटर देन 1 आएगी। इसी तरीके से तो 1 आएगी, लेस देन 1 और आएगी 0। इस तरीके से ज्योमेट्रिक मेथड की बात होती है। और जब आपको ई नोट्स प्रोवाइड होंगे तो ई नोट्स में आप कुछ एग्जांपल्स दे रखे, उन एग्जांपल्स को निकालेंगे, तब आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट मेथड इज आर्क इलास्टिसिटी मेथड, चाप लोच विधि। इसे मिड पॉइंट मेथड के नाम से भी जानते हैं। इस मेथड का उपयोग दो बिंदुओं के बीच में, जो 2 पॉइंट्स के बीच में इलास्टिसिटी निकालने के लिए यूज किया जाता है। इसका फॉर्मूला है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाई P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाई Q1 प्लस Q2। इसके यह फॉर्मूला है। तो अब बात करते हैं एक और मेथड की। अगर इस रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड एंड टोटल एक्सपेंडिचर, अब मैं बात करूँ टोटल एक्सपेंडिचर, इसको मार्शल एक्सपेंडिचर मेथड और टोटल आउटले मेथड के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट इज प्रोफेसर मार्शल वर्क आउट ए रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टोटल एक्सपेंडिचर। ही एस्टिमेट्स द डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड depending on the change in total expenditure following a change in on price of the commodity. He observes there are 3 different situations. If first situation देखिए, if rise or fall in on price of commodity cause no change in total expenditure on the commodity, then elasticity demand is unitary. अगर कोई भी प्राइस है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं है, नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर, तो प्राइस के बढ़ने पर देखो प्राइस इंक्रीज हो रहा है और प्राइस डिक्रीज हो रहा है,
तब एक्सपेंडिचर पर किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट है, मीन्स कोई भी एक्सपेंडिचर में चेंजेस नहीं हो रहा है। इट्स मीन जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो यूनिटरी इलास्टिसिटी होगी, वो तो इलास्टिसिटी डिमांड आएगी एक। नाउ इज इफ ए फॉल इन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी कॉजेज राइज इन टोटल एक्सपेंडिचर एंड राइज इन प्राइस causes a fall in total expenditure on the commodity when elasticity demand is greater than 1 unit, मीन्स प्राइस के बढ़ने पर एक्सपेंडिचर घट रहा है और प्राइस के गिरने पर एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो ग्रेटर देन 1 है। नेक्स्ट इज इन ए फॉल in on price of commodity cause in fall in total expenditure and rise in price cause a price in total expenditure on the commodity then elasticity of demand is less than 1। ओके, ये तीन जो मार्शल ने तीन चीज़ें बताई थी, मार्शल से इस मेथड को मार्शल की इसमें जो रिलेशनशिप बताया मार्शल ने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टोटल एक्सपेंडिचर, इसे हम मार्शल एक्सपेंडिचर मेथड और टोटल आउटले मेथड भी कह सकते हैं। तो ये बात की यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड की बात कर ली हमने, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1 इलास्टिसिटी की बात कर ली, ये मार्शल के एक्सपेंडिचर मेथड की बात थी। नाउ वी विल डिस्कस डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखिए 5 डिग्री है। we now describe how various degree of elasticity of demand are geometry presented. We are focusing on 5 distinct cases as under. First is perfect elasticity, elastic, perfectly elastic. Second is perfectly inelastic. Third is unitary elastic, and for more than unitary elastic or elastic. Or next is less than unitary elastic or inelastic. तो मैं बात करूँ फर्स्ट डिग्री की, इसे कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड रेफर टू द सिचुएशन व्हेन डिमांडेड इन इनफाइनाइट एट द प्रिवेलिंग प्राइस it is situation where the slightest rise in price cause the quantity demanded of the commodity fall to 0। मीन्स जब परफेक्ट इलास्टिसिटी का मतलब है, इलास्टिक का मतलब है डिमांड, जब कोई भी उसकी जो लो इलास्टिसिटी होगी वो इनफाइनाइट है, इट्स मीन परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इनफाइनाइट होनी चाहिए। नेक्स्ट इज परफेक्टली इनइलास्टिक। Perfectly inelastic demand refer a situation when change in price cause no change in quantity demanded। परफेक्ट इलास्टिसिटी की इलास्टिक की बात की है, इसके जब प्राइस में बहुत अधिक मतलब प्राइस में चेंजेज बहुत ज़्यादा होता है तब भी डिमांड पर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होती है। इस टाइम इलास्टिसिटी 0 होती है। परफेक्ट इलास्टिक की बात कर रहे हैं हम या इन से, तो इसकी बात करें जब प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा से चेंजेस हो रहा है फिर भी डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इट्स मीन इलास्टिसिटी इक्वल टू 0, देन इसे वी कॉल्ड इट परफेक्टली इनइलास्टिक। नाउ नेक्स्ट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। It is a situation when change in quantity demanded in response to change in on price of the commodity is such that total expenditure on the commodity remain constant। It's mean जब प्राइस में जितना परिवर्तन हो रहा है, जितना चेंज प्राइस में हो रहा है उतना ही चेंज अगर उस वो कमोडिटी की डिमांड में हो तो इसे इलास्टिसिटी तब यूनिट 1 के इक्वल आएगी, मीन्स इट्स वी कॉल्ड इट यूनिटरी इलास्टिक। जो इसमें कर्व बनता है उसे वो कर्व का एक हम नाम देते हैं, उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जो शेप होता है जो यूनिटरी इलास्टिसिटी का जो शेप बनेगा उस शेप को कहेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मैं जब आपको ई नोट्स प्रोवाइड करवाऊँगा आपको ये सब कुछ उसमें देखने के लिए मिलेगा।
नेक्स्ट इज ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब देखो हाईली, जिसे हाईली इनइलास्टिक, हाईली इलास्टिक भी कह सकते हैं हम, और जिसे हम हाईली इलास्टिक भी कह सकते हैं और जिसे इलास्टिक भी कह सकते हैं। तो बात कर रहे हैं डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस of the commodity such that total expenditure on the commodity increases when price decrease and total expenditure decrease when price increase। मीन जब कमोडिटी की प्राइस में थोड़ा सा परिवर्तन, माइनर चेंज होने पर भी डिमांड में दुगना परिवर्तन, डबल चेंज हो जाते हैं, तो इसे हाईली इलास्टिक और इलास्टिक और ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। डिमांड इज लेस देन यूनिटरी इलास्टिक when change in quantity demanded in response to change in price of the commodity in such that total expenditure on the commodity decrease when price falls and total expenditure increase when price rise। मीन जो हाईली इलास्टिक है और लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है और इन इलास्टिक है, उसमें प्राइस में जितना चेंजेस होते हैं उतना डिमांड में चेंज नहीं होता है। इसे लेस देन वन इलास्टिसिटी के नाम से भी जाना जाता है। अब हमने बात की है इन सब की, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के कि फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। Now first is nature of the commodity। नेचर अगर देखिए, नेचर ऑफ द कमोडिटीज, फर्स्ट ऑर्डिनरी नेसेसरीज लाइक सॉल्ट, ऑयल, इन सब की टेक्स्ट बुक, सीजनल वेजिटेबल हैज़ लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। अगर कोई भी नेसेसरी गुड्स है तो उनकी इलास्टिसिटी इन यूनिटरी इलास्टिक, उसे यूनिटरी इलास्टिक इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं। लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, लेस देन 1 होगी उनकी जो भी होगी नॉर्मल नेसेसिटी गुड्स। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट इज लग्जरी आइटम्स की, लाइक एयर कंडीशनर, कॉस्टली फर्नीचर, तो लग्जरी आइटम्स की रहेगी ग्रेटर देन 1। नाउ कंफर्ट गुड्स की बात करूँ तो मैं लाइक मिल्क, ट्रांजिस्टर, कूलर, फैंस, तो ये इनकी नीदर वेरी इलास्टिक नॉर वेरी इन इलास्टिक डिमांड जॉइंटली डिमांडेड गुड्स। मीन्स कह सकते हैं कि जो कंफर्ट्स गुड्स है वो इनकी इलास्टिसिटी लगभग अप्रोक्सीमेटली 1 रहती है, यूनिटरी इलास्टिक कह सकते हैं उसे। डिमांड जब मैं बात करूँ लाइक ब्रेड, जॉइंटली डिमांडेड गुड्स की बात करूँ मैं, लाइकली ब्रेड एंड बटर पेन एंड इंक, कैमरा एंड फिल्म ऑर्डिनरली शो इन मॉडरेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो नेचर ऑफ कमोडिटी के बेसिस पे कंफर्ट्स गुड्स की है, लग्जरी गुड्स है, नेसेसिटी गुड्स है, नॉर्मल नेसेसिटी गुड्स। नेसेसिटी गुड्स जो है जैसे कि इनकी ये जो है वो 0 रहेगी, नेसेसिटी गुड्स की 0 रहेगी। 0 मीन्स जीरो मीन्स इसको कहेंगे हम इन इलास्टिक है। नाउ परफेक्टली इन इलास्टिक कहेंगे। नाउ नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स। अगर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स मोर नंबर्स ऑफ सब्स्टिट्यूट्स है तो ग्रेटर देन 1 और लेस नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स है तो लेस देन 1। एंड नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की डाइवर्सिटी ऑफ यूजेज। तो अगर मोर यूजेज है, मल्टीपल यूजेज हो रहे हैं किसी कमोडिटी के, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। एंड कम यूजेज होंगे तो मीन्स लेस देन 1, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहेगी वो लेस देन 1 रहेगी। मीन्स जो ज़्यादा पे है, जो चीज़ें ज़्यादा होंगी उस पर बात करेंगे तो ग्रेटर देन 1, जो कम होगी, कम है तो कम पे कम मानी जाएगी। कुछ चीज़ों को छोड़ के मैं आपको बताऊँगा किन चीज़ों की बात है। नेक्स्ट इज पोस्टपोन्डनेस ऑफ यूज। अगर कोई उनके यूज को पोस्टपोन कर सकता है तो ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन।
अगर पोस्टपोन नहीं कर सकता है तो लेस देन 1. नाउ नेक्स्ट इज इनकम लेवल ऑफ वायर. अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ है इनकम का तो ग्रेटर देन 1. अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1. हैबिट ऑफ कंज्यूमर्स. अगर कंज्यूमर्स की अगर हैबिट्स की बात करूं मैं, अगर हैबिट है, ये देखो हैबिट की बात करता हूं मैंने बोला था ना, जो चीज़ें है और ज़्यादा पे है वो ज़्यादा है तो वह ग्रेटर देन 1 रहेगी. अगर चीज़ें कम है लेस देन तो लेस देन 1 रहेगी. कम पे कम, ज़्यादा पे ज़्यादा. इट्स मीन अब हैबिट की बात करें, अगर हैबिट है तो लेस देन 1. हैबिट है तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहेगी वो लेस देन 1 रहेगी, और जो हैबिट अगर नहीं है तो ग्रेटर देन 1 रहेगी. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1. नाउ इज प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन ए कमोडिटी. अगर कोई भी बंदा, कोई भी कंज्यूमर अपने बजट का एक बड़ा भाग, बहुत बड़ा भाग, लार्ज पार्ट ऑफ कंज्यूमर बजट का खर्च एक्सपेंडिचर करता है तो मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांडेड इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 and some small part of consumer budget, then elasticity of demand is less than 1. Next is price level. Price level, अगर प्राइस को हाई प्राइस और लो प्राइस की बात करें, केवल हाई प्राइस और लो प्राइस की बात करें तो हाई प्राइस पर तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, और लो प्राइस की बात करें तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू लेस देन 1. जब बात कर रहे हैं हम प्राइस की, वेरी हाई, हाई प्राइस और लो प्राइस, अगर प्राइस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, वेरी हाई, हाई प्राइस और लो प्राइस, देन दिस भी वेरी हाई प्राइस है, वेरी हाई प्राइस, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1. हाई प्राइस पर ग्रेटर देन 1 और लो प्राइस पर लेस देन 1. ओके. नाउ टाइम पीरियड. टाइम पीरियड, डिमांड इज इन इलास्टिक इन शॉर्ट पीरियड. अगर शॉर्ट पीरियड है तो डिमांड इन इलास्टिक रहेगी, मीन्स लेस देन 1, बट इलास्टिक इन लॉन्ग पीरियड. अगर टाइम है, टाइम पीरियड लॉन्ग टर्म है तो ग्रेटर देन 1. तो ये डिस्कस किए हमने इफेक्ट डिमांड को, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स का. नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे बच्चों. थैंक यू.